नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ेंगे जो भूगोल से भी संबंधित है, राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित है और हमारे आर्थिक तंत्र से भी संबंधित है। जो भी कानून किसी भी देश की सभ्य समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए और नियमों के तहत चलने के लिए बनाए जाते हैं, तो उन विशेष और बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कानूनों के विषय में, या यूं कह लीजिए एग्जाम में लिख करके आता है तो अधिनियम कौन सा था, वर्ष कौन सी थी, अधिनियम की किससे संबंधित था, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण अधिनियमों की ये टॉपिक है, ये क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास में बने रहेंगे अंत तक मेरे साथ और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे और नोट्स बना लेंगे और रट लेंगे इन्हीं अधिनियमों को। यहां तक उम्मीद है सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं ये अधिनियम जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं। देश की आजादी से पहले के हों चाहे आजादी के बाद के हों, जब हमारी पहली सरकार बनी तो सरकारों ने सुधार करना शुरू किया। देखो अधिनियमों की क्यों जरूरत पड़ती है। संविधान बना, पहले अंग्रेज अलग शासन कर रहे अपनी तरीका से, कोई संविधान नहीं था, लेकिन देश आजाद हुआ तो चुनाव हुए 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत प्रांतीय स्तरों पर। तो उसमें से चुन के आए लोग संसद में बैठते थे दिल्ली में, सेंट्रल हॉल में, वहां संविधान के ऊपर चर्चा होती थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन 12 कुल अधिवेशनों में संविधान बन के तैयार हुआ, जिसमें अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग भूमिका निभाई, अलग अलग कमेटियों के माध्यम से, ठीक है। उसे बनाने के बाद जैसे जैसे समय गुजरा, अभी भारत की आज़ादी को 72, 73, 74, 75 लगभग साल हो गए, तो समय के हिसाब से, चूंकि समय की मांग होती है परिवर्तन, तो सरकार को भी देश के हिसाब से, समय के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ता है चीज़ों में। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के ब्रिटिश सरकार ने अपने समय में बहुत सारे अधिनियम बनाए और भारत सरकार ने भी। तो इन कानूनों को आप रट लेना, अधिनियम को रट लेना और पेन कॉपी लेके छाप लेना, स्पेशल नोट्स पे बना लेना। भारत में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण अधिनियम, इस तरीके से नोट्स बना लेना और लिख लेना, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। देखो कानून है तो क्लास है हमारी महत्वपूर्ण एक्ट, एक्ट बोल देते हैं या अधिनियम बोल देते हैं। महत्वपूर्ण अधिनियम लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, ठीक है। तो देखो बांध सुरक्षा अधिनियम, ये तो अभी सुरक्षा चर्चाओं में था, माफ कीजिए, बांध की सुरक्षा। और बांध कहाँ पे होते हैं आप जानते हैं, नदियों पे होते हैं। तो बांधों की सुरक्षा की निगरानी के लिए, देखरेख के लिए भी एक अधिनियम सरकार के द्वारा पारित किया गया, जो 2021 में पारित किया गया। ये अधिनियम कब पारित किया गया? 2021 में। ये तो लेटेस्ट है, चर्चाओं में ही रहा है, इसे नोट कर लेना। बांध सुरक्षा, बांध आपको पता ही है बहुउद्देशीय परियोजना होती है और कहाँ पे स्थित होते हैं, नदियों पर स्थित होते हैं। उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, क्योंकि बांध बहुत लाखों क्यूसेक लीटर पानी को रोक करके रखते हैं, ठीक है। जितनी जरूरत होती है उतना वहां से डिस्चार्ज किया जाता है पानी। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और क्या सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं, क्या वैकल्पिक स्रोत हैं, उनको लेकर के इसमें चर्चा करी गई, लोकसभा राज्यसभा से पारित कराया। तो ये अधिनियम बन गया, रट लेना इसको, बांध सुरक्षा अधिनियम। आगे बात कर रहे हैं वन अधिनियम। ये 1927 में पारित हो गया था। अब आप समझ रहे हैं 1927 में किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का। भाई अंग्रेजी तो शासन कर रहे हैं हमारे यहाँ, ब्रिटिश सरकार का शासन था 1927 में, है ना। और 27-28 में साइमन कमीशन की तैयारी हो गई थी हमारे यहाँ भारत आने के लिए। 1927 में साइमन कमीशन स्थापित हो गया लंदन में, 28 में भारत आ गया था, मुंबई आ गया था 3 फरवरी 1928 को। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसमें 7 लोग थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इस वजह से उसका विरोध हुआ। तो उसे छोड़िए, साइमन कमीशन को एक गलत तथ्य है, बताएंगे। तो वन अधिनियम की बात कर रहे हैं। वन आप समझ गए, वन का मतलब पेड़ हो गए, पौधे हो गया, जंगल हो गया। तो जंगल को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वन अधिनियम बनाया अंग्रेजों ने 1927 में, ठीक है। ये नोट कर लेना, ब्रिटिश सरकार का ही शासनकाल था। अब बात कर रहे हैं वन्य जीवों की, वन्य जीव सुरक्षा या वन्य जीव संरक्षण। संरक्षण शब्द लिखा मिलेगा तो मैं, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, है ना। जो जंगलों के अंदर जीव पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं कहाँ पे, वनों में, उनकी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए भाई। कोई भी आदमी जाता है, शिकार करता है, मारता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए 1972 में ये कानून बनाया सरकार ने, भारत में लागू किया, वन्य जीव अधिनियम। वनों के अंदर, जंगलों के अंदर जो आप जानते हैं आमतौर पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया। कोई भी अगर अवैध रूप से जाता है, शिकार करता है और अपने स्वार्थ के लिए करता है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसे हैं 7 सिस्टर वाले, कि वो बड़े बड़े जीवों को मारते हैं और उनके मुंह को अपने घरों के बाहर लगाते हैं। ऐसी परंपराएं बहुत सारी विद्यमान है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, कुछ शौक के लिए मारते हैं। जैसे राजा महाराजा जाते थे पहले शिकार करने, है ना। आप अपने बुजुर्गों से या कहीं कोई कहानी सुनेंगे तो पुराने लोग बताते हैं कि शिकार करने बहुत प्रचलन था, ट्रेंड था। बंदूकों को ले जाते थे और शिकार करके लाते थे, मारते थे जीवों को। तो उनको रोकने के लिए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना दिया था।
इस साल के 1 साल बाद टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में, है ना। टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए ये सरकार ने स्कीम शुरू किया, टाइगर प्रोजेक्ट। अब बात कर रहे हैं वन संरक्षण की, सिर्फ वन की बात कर रहे हैं, यहाँ जीवों की बात कर रहे थे, अब वन की बात कर रहे हैं कि जंगलों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, पौधों को बचाना है ना। ये 1980 में कानून बनाया, सरकार ने लागू कर दिया था। शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है, थोड़ा सा अंतर है, आराम से समझिएगा, इत्मीनान से और धैर्य से। वन की बात बारे में बात हो रही है, जंगलों के बारे में बात हो रही है ना। देखो भैया, इकोसिस्टम है जी, बैलेंस में रहना चाहिए, है ना। अगर जंगलों को लगातार काटते जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर सबको मरना पड़ेगा, है ना। जंगल है, जमीन है, तो जीव जंतु भी हैं। तो जीव जंतु जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं भैया? हमारी तुम्हारी तरह आवासों में तो नहीं रहते, उनके आवास प्राकृतिक आवास होते हैं, और प्राकृतिक आवास को ही जंगल का आवास कहा जाता है, ठीक है। तो उनको एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए सारी चीजें होना जरूरी है। तो सरकार सारी चीजों पर ध्यान देती है, दुनिया की, इवन भारत की भी। तो वनों को बचाने के लिए जंगलों को कोई ना काटे। जैसे बहुत सारे आसपास आप कहीं जाएंगे, विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सड़कों के किनारे बहुत सारे पौधे सरकार लगाती है। जब कोई नई सड़क बना रही है तो आप देखते हैं आमतौर पर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए, है ना, साफ शुद्ध हवा मिले, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और पेड़ों को और जंगलों को बचाने के उद्देश्य में दिशा में ये अधिनियम सरकार ने लगाया 1980 में। यदि कोई काट के लाता है वृक्ष जो सरकारी परिधि के अंतर्गत आते हैं ज्यादातर, तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है। कौन सी अधिनियम के द्वारा? 1980। वन विभाग कार्रवाई करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। तो पेड़ों को भी बचाना है। मानसून का समय चल रहा है, बारिश का समय चल रहा है, वो एक अलग बात है कि जाना है, अरे बाकी की दुनिया में आ रही है, सब जगह आ रही है, सब जगह डूब रहे हैं सब, पता नहीं कौन कौन से इलाके, इतना बारिश हो रही है। इधर नहीं हो रही है जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब उस इलाके में, क्षेत्र में, जिले की हम बात कर रहे हैं पूरे की, और भी आसपास के जिले हैं। तो बारिश के समय में सरकार का आग्रह रहता है कि कम से कम आपको आपके खेत हों या जहाँ भी आसपास के इलाके हों, पौधे लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए ही, एक परिवार के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे बात कर रहे हैं पर्यावरण की, पर्यावरण संरक्षण। अब यहाँ पूरा शब्द सरकार ने ले लिया, पर्यावरण को साफ शुद्ध सही रखना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सरकार ने लागू किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लेना, जो मैंने लिखे हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्यावरण तो पूरा आप जानते हैं, इकोसिस्टम को मिला करके पर्यावरण ही बोलेंगे। उसमें व्यक्ति भी आएगा, उसमें जीव भी आएगा, उसमें जंतु भी आएगा, उसमें सारे घटक आएंगे पर्यावरण में, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। सारी गैसेस भी आएंगी। तो पर्यावरण को साफ रखना, सुरक्षित रखना, उसकी जिम्मेदारी 1986 में ये कानून लागू किया गया। यदि कोई सबसे ज्यादा दूषित करता है, सबसे ज्यादा जहरीली गैस है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, बहुत सारी चीजें हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं भैया, तो उन पर सरकार इसके तहत कार्रवाई करती है, पर्यावरण अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे बात करते हैं जैव विविधता। जैव का मतलब है यहाँ पे जीवों से, जैव का मतलब जीवों से, जो जीव पाए जाते हैं। विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के। कितने प्रकार के? विभिन्न प्रकार के या अनेकों प्रकार के। तो ये अधिनियम लाई सरकार, जैव मतलब जीवों को बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार के जीवों को बचाने के लिए। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम सन 2002 में सरकार ने लागू किया था, संसद से पारित करा के, है ना। जैव विविधता में जीव भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखना है, जीवों को भी सुरक्षित रखना है, डायवर्सिटी बना करके रखनी है, इकोसिस्टम बना करके रखना है, ठीक है। तो जैव विविधता में पेड़ पौधों को भी बचाना है सरकार को, और जीवों को भी बचाना है। भैया पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे, तभी तो जीव रहेंगे वहां, सिंपल सी बात है। अगर पेड़ पौधों को आम जनता जैसे आप हम लोग, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो काटते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, तो फिर जीव जंतु कहाँ रहेंगे, है ना। तो फिर पृथ्वी का विनाश ही होगा, सीधी सी बात है। 8 अरब जनसंख्या है विश्व की इस समय, नोट कर लेना इस बात को भी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में सरकार ने लागू किया। आपदा, एक ही शब्द उठाओ बस यहां में से, आपदा, है ना। आपदा का मतलब आप समझ रहे हैं, इंग्लिश में ट्रेजेडी बोल सकते हैं, नेचुरल ट्रेजेडी बोल सकते हैं इंग्लिश में। प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कहीं बांध टूट गया तो प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी नदी में पानी उफान का आ गया, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बन गए तो प्राकृतिक आपदा आ गई, है ना। समुद्रों के किनारे रहने वाले लोग होते हैं, जैसे पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर रहते हैं, उड़ीसा की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, उसके नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश की, उसके ऊपर आएंगे तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। इन राज्यों में आमतौर पर चक्रवातों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इतने किलोमीटर
मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं समुद्र से आने वाली, 150 किलोमीटर, तो जो लोग घर मकान बना के जो किनारों में रहते हैं, इलाकों में रहते हैं, समुद्री तटीय इलाकों में, उनका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ता है ना। चाहे संचार की व्यवस्था हो गई, चाहे विद्युत की व्यवस्था हो गई, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो गई, चाहे कोई भी व्यवस्था हो गई, सब तहस नहस हो जाता है जब इतनी तेजी से चक्रवात आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार मदद करती है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा के समय प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जैसे अभी हाल ही में बिपरजॉय तूफान आया, कौन सा आया, मैं एक उदाहरण दूं आपको। अभी हाल ही में जो बड़ा चर्चा में रहा बिपरजॉय चक्रवात, कहां पे आया, पश्चिमी हिस्से में आया भारत के में। कौन से सागर से उठा, अरब सागर से उठा, अरब सागर में सबसे ज्यादा। और भारत की अगर बात करें तो कहां पे, गुजरात में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला। कौन से इलाके में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, सौराष्ट्र वाले में इलाके में सबसे ज्यादा। यहाँ क्या स्थित है, एक मंदिर भी है बहुत फेमस जिसका नाम है सोमनाथ का मंदिर, द्वारका भी स्थित है, जहां भगवान श्री कृष्ण गए थे मथुरा वृंदावन से उधर, है ना, बाद में यहाँ से। तो यहाँ पे बिपरजॉय तूफान आया, चक्रवात आया, तो सबसे ज्यादा लोगों को समस्या झेलनी पड़ी भैया गुजरात की, और गुजरात में सौराष्ट्र वाले हिस्से की, जहाँ तटीय इलाकों में लोग निवास करते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे किया गया इस अधिनियम के हिसाब से, आपदा आ रही थी, आनी थी, और उसकी एक डेट भी वैज्ञानिक, आजकल भैया एडवांस टेक्नोलॉजी है दुनिया में, तो पता लगा लेते हैं कि कितने दिन में, कितने घंटों में इस तट से टकरा जाएगा तूफान। तो प्रबंधन किया गया, पहले से सरकार अलर्ट रहती है, सरकार की एजेंसियां अलर्ट रहती हैं, स्टेट लेवल के मुख्यमंत्री की एजेंसियां अलर्ट रहती हैं। तो तटीय इलाकों के लोगों को वहां से हटाया, कैटल्स को वहां से हटाया, जानवरों को वहां से हटाया, और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सेफ स्थानों पर जाकर के कुछ समय के लिए स्थापित कर दिया, और खाने पीने की उनके लिए व्यवस्था की गई। तो इसी बात को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रबंधन करने का काम सरकार का होता है कि कैसे प्रबंधन करना है। तो आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत का कानून है, ये 2005 में लागू किया, ठीक है जी। बिपरजॉय भी याद रखना। सूचना का अधिकार, अगला है सूचना का अधिकार, रट लेना। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया था भारत में, ये डेट मुझे याद थी तो मैंने इसका लिख दिया डेट का, है ना। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005, आप 2005 को याद रखना बस इसमें, ठीक है। दोनों 2005 में, ये राष्ट्रीय आपदा भी 2005 में, सूचना का अधिकार भी 2005 में। अब सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक, इसका देखो मतलब क्या है, प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी विभाग से जिससे सूचना चाहिए वहां से वो सूचना मंगा सकता है इस अधिकार से। जैसे हमें किसी डिपार्टमेंट से कोई सूचना चाहिए हमारे बारे में, अपने निजी किसी विभाग से संबंधित या किसी योजनाओं के बारे में, तो आप सूचना मंगा सकते हैं। एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरिए, पोस्ट ऑफिस से भेजिए, तो उसका 30 दिन के अंदर अंदर वो विभाग आपको सूचना देगा। इसमें टाइम लिमिट है, 30 दिन के अंदर सूचना देनी ही पड़ेगी, और 30 दिनों में यदि सूचना नहीं दी गई तो उस विभाग पर भी क्या जुर्माना लगाने का प्रावधान है इस अधिनियम में, है ना। आपको यदि सूचना नहीं, कुछ विभागों, कुछ हिस्सों को छोड़ करके, जैसे डिफेंस को, डिफेंस से, आर्मी से, एयरफोर्स, नेवी की कोई सूचना नहीं ले सकते हम, इसमें नहीं लिखा गया उसको। और हमारी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित कोई हम जानकारी नहीं मंगा सकते, पुलिस फोर्स से संबंधित कोई जानकारी नहीं मंगा सकते हम, है ना। इन चीजों को छोड़ करके बाकी क्या मंगा सकते हैं, सूचना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम याद रखना, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इससे बोलते हैं सूचना का। पशु क्रूरता, पशुओं के साथ जो क्रूरता करते हैं ना, पशुओं को मारते हैं, पीटते हैं, है ना, इस तरीके के आदमी, मानव, मनुष्य, राक्षस प्रणाली के आज भी मिल जाएंगे। 1960 में आ गया था ये पशु क्रूरता। पशुओं के साथ क्रूरता बंद होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर रोक नहीं लगती तो इस कानून से कार्रवाई करी जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। पशुओं के साथ यदि आज भी करते हैं, विडंबना यह है देश की कि आज भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अगर किसी के खेत में कोई गाय चली गई या कोई और भी पशु चला गया, थोड़ा बहुत खा के आया, तो उसे पकड़ेंगे, पकड़ के बांधेंगे और फिर उसे मारेंगे। ये विडंबना है देश की, है ना। फिर भी उल्टा ही उनके साथ ऐसा ही होता है ना। तो 1960 में आया। दहेज की बात कर रहे हैं, दहेज के लिए कानून बना गई सरकार सबसे पहले 1961 में, दहेज प्रथा अधिनियम। दहेज प्रथा अधिनियम का मतलब था प्रतिबंध लगा के रखे गई कि दहेज प्रथा पे क्या लगाओ, प्रतिबंध लगाओ इस पर। दहेज प्रथा का ये अधिनियम था, लेकिन रोकने के लिए इसे सरकार स्थापित कर गई 1961 में, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय ये संसद में पारित किया गया। और मेरे ख्याल से इसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया गया था, जहां तक मुझे याद है संविधान में, है ना। संविधान में एक संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 में, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा करता है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को, ठीक है। तो दहेज, भाई दहेज के ऊपर लोगों में आपस में क्या नहीं होना चाहिए, दरार नहीं पड़नी चाहिए और समस्या नहीं आनी चाहिए परिवारों में। इस वजह से इसको रोका जाए। ये एक सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक अभिशाप है।
दहेज देना भी सामाजिक बुराई है, दहेज लेना भी सामाजिक बुराई है, दोनों ही सामाजिक बुराई है। लेकिन विडंबना जी है कि सामाजिक बुराई हो तो भाई आज सब चल रहा है, और जिनने कानून बनाए भी ज्यादा दहेज लेते हैं। ठीक है, जो कानून बनाए वो तो शायद नहीं रहे होंगे मेरे ख्याल से, अब 1961 का कानून बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, वो भी नहीं है, और भी जो संसद में रहे होंगे उस समय के वो भी नहीं रहे होंगे। अब तो बहुत नए नए काफी वर्ष बीत गई 1961 को। लेकिन विडंबना जी है कि जो नेताजी होता है उनके 5 स्टार होटल्स में पुत्रों की दिल्ली में बॉम्बे में शादी होती है, वो चेक में दहेज ले लेते हैं, कैश में ना लेते, चेक में ले लेते भाई। हाँ, कानूनों के ने बनाए। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया सरकार ने। शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रत्येक बच्चा शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 के ए में है शिक्षा। कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा इसको आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया। 86वां संशोधन कब हुआ? सन 2002 में हुआ 86वां संशोधन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और कानून कौन सा था? 2009 कानून था। भारत में कब से लागू कर दिया जाए? 2010 से भारत में लागू कर दिया। अगर लागू आ जाए तो 2010, कानून आ जाए तो 2019, और 86वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को है ना, शिक्षा का निःशुल्क इसमें प्रावधान रहता है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। बाकी के जो मैंने बता दें ये संविधान के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको भी नोट कर लेना आप। इसके अलावा जल की बात करते हैं, पानी की, है ना, वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और रोकथाम की। भाई पानी के अंदर प्रदूषण को कैसे रोका जाए, उसके लिए सरकार ने एक कानून बना दिया 1976 में। कानून तो सब बना रखे हैं देश में, है ना, रोको, लेकिन रोक ना रखे जो चीज भैया। सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर कहता रहता है कि रोकिए, जल पानी के अंदर प्रदूषण भारत में नहीं होना चाहिए। जैसे नदियां हैं, गंगा की बात करें, यमुना की बात करें। अब मैं यमुना की बात करता हूँ। यमुना बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है और 1376 किलोमीटर बहती है पूरे रास्ते में। 1376 किलोमीटर बहते हुए प्रयागराज में आकर के संगम मतलब गंगा जी से मिल जाती है। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली से राजधानी से होकर के यमुना जी बहती है। दिल्ली में ही सबसे ज्यादा भाई प्रदूषित कर देते, बाकी जल है यमुना जी के ऐसा खराब कर देते, इतना खराब कर दो, इतना खराब, वहां के फैक्ट्री वाइन ने अपना अवशिष्ट पदार्थ उसी के अंदर नालों के माध्यम से बहा देते हैं कि उसमें पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं दिखेगा आपको, झाग दिखेंगे, केमिकल्स दिखेगा ऊपर ही, पानी के ऊपर तैरता हुआ। इतना दूषित कर दिया है। अब को कार्रवाई करे जी, कानून तो 1976 में बनो, कार्रवाई को करेगा वहां देख के? कार्रवाई सरकार करेगी, पर कब करेगी पता ना, कम से कम 500 साल बाद करेगी, 1000 साल बाद बिना कार्रवाई सरकार, है ना। तो सरकार में लाल फीताशाही चलते हैं। बताएंगे लाल फीताशाही का क्या मतलब रहता है, सरकारों में क्यों कार्रवाई नहीं होती है। 1976 में बना था कि पानी के अंदर प्रदूषण नहीं होना चाहिए कोई स्तर पर, वायु में भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हवा है हमारी, हवा में आप भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, पूरी दुनिया सांस ले रही है, ऑक्सीजन मिलती है उसमें, सांस सभी लेते हैं। सांसों के माध्यम से बहुत सारी बीमारी अंदर पहुंच जाती है जैसे ही हम सांस लेते हैं। तो वायु में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ना किसी फैक्ट्री के माध्यम से, ना किसी रिफाइनरी के माध्यम से, ना किसी और चीज़ों के माध्यम से, है ना। तो हवा बिल्कुल साफ और स्वच्छ होनी चाहिए बिल्कुल, जिससे व्यक्ति को कोई बीमारी ना लगे। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए रोकथाम, और लिख लेना यहाँ पे रोकथाम, है ना, रोकथाम ही तो करना 1981 में बनाया सरकार ने जी। अगला बात करते हैं, पर तुम्हें पता ही है, तुम रट ली में भैया, वैसे नहीं समझ आएगा, मैं समझा 2-4 रात समझाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भगोड़ा, आर्थिक अपराधी। आर्थिक शब्द को मतलब समझ के पैसा लेके भागो, भगोड़ा। बहुत भागे तुम, जो बच्चा पुराने पढ़ रहे होंगे वो, जैसे विजय माल्या मौज कर रहा है लंदन में, नीरव मोदी मौज कर रहा है, ललित मोदी मौज कर रहा है जो IPL का चेयरमैन था। भारत का पैसा लूटा, बैंकों से लोन लिया, चुकाया तो नहीं और भाग गए। अब कोई किसान ले ले हमारे यहाँ 1000, 2000, 10,000, 20,000, तो बाय नोटिस चिपकाए के नोटिस चिपकाए के बैंक वैसे ही आत्महत्या करा देंगे, बाकी धमकी दे दे के भरो। और वो 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ लेके भागे और मौज ले रहे हैं। अफसराएं और उतर आती हैं उनके लिए वहां, तो सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। सरकार का ही बस गरीब आदमी बचे हैं। आओ, जो बात याद रखी। तो भगोड़ा जो भागेगा, आर्थिक अपराधी मतलब पैसे को लूट करके, उसके लिए 2018 में सरकार लेके आई कानून। अब उन पर जा कानून पे कार्रवाई करेगी सरकार। विदेशी मुद्रा, मुद्रा की बात आ रही है, जो विदेशों में मुद्रा का क्या होगा, प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा विदेशी मुद्रा का, वो कौन से एक्ट के द्वारा? 1999 में ये सरकार ने कानून बनाया था। ठीक है, इसको फेमा भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, या कानून है फेमा कानून। कब आया? 1999 में। विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन करना है ना, जैसे
फॉरेन भाई टूरिस्ट हम आए हैं, ताजमहल देखने आए, कुतुब मीनार देखने आए, या गोलकुंडा का किला देखने आए, या जो भी घूमने आए, मान लीजिए वृंदावन में बहुत सारे विदेशी रहते हैं, तो वो अपनी करेंसी तो लेके आएंगे और अपनी करेंसी यहाँ पे चेंज करते हैं। तो उस विदेशी करेंसी का प्रबंधन कैसे करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट होना है, तो उसके लिए कानून बनाया 1999 में। इसे क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा, यही तो याद रखेंगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट 1999 में, फेमा बोलते हैं इसको। दूसरा कानून भी विदेशी, यहाँ पे भी मुद्रा है विनिमय, विनियमन, इसका मतलब होता है जो पैसा होता है फॉरेन, उसका लेन देन की जांच करना। जो विदेशों में पैसे का क्या होता है, लेन देन होता है ना, हमारे देश से वहां पे जा रहा पैसा या वहां का पैसा यहाँ आ रहा है, इसकी जांच कैसे करी जाएगी, और जांच में कोई काला धन इधर से उधर से नहीं हो रहा है, उसकी जांच करने के लिए सरकार ने कानून बनाया 1973 में, इसको बोलते हैं फेरा कानून, जो 1973 में आया पैसे की लेन देन की जांच करने। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। सीमा शुल्क, सीमाओं में जो एंट्री होता है भैया, देश विदेश से या व्यापार की बात कर लें तो वो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में आया। ठीक है जी, जैसे एक देश से दूसरे देश में सीमा शुल्क लगेगा, बिल्कुल लगेगा। व्यापार जो जहाज आते हैं ना, व्यापारिक जहाज आते हैं, वो भी सीमा शुल्क देते हैं भैया। ये सरकार का क्या होता है, फीस होती है, टैक्स होता है। तो सरकार ने ये कानून बनाया सीमा शुल्क के लिए, किस तरीके से सीमा शुल्क लिया जाएगा। तो 1962 में जो जैव विविधता अधिनियम मैंने पढ़ा दिया, शायद 2002 में आया था, पढ़ा दिया एक बार, ये दोबारा लिख गया 2002 में, है ना। विविधता, विभिन्न प्रकार के जीवों को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू दत्तक पुत्र गोद लेते ना, भरण पोषण करना है, कैसे करना है, और बहुत सारे लोग गोद लेते हैं पुत्रों को, तो उनका गोद लेने के बाद कैसे भरण पोषण करना है, उसके लिए कानून आया 1956 में। तो हिसाब से नागरिकता कैसे दी जाएगी भारत में, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो 1955 के अधिनियम के द्वारा नागरिकता कैसे दी जाएगी। वो जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था, सबसे पहले देश की आज़ादी होने के बाद, पहले चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसी समय बनाया गया कि नागरिकता, यदि कोई आदमी पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से भारत में आता है रहने, बांग्लादेश से भारत में आता है, तो कितने साल उसे रहना पड़ेगा, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज उसे पूरी करनी पड़ेंगी, सरकार को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, लिखित में देना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो ये अधिनियम कब आया, 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता। इसी में सरकार ने कुछ संशोधन किया था, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम था ये 2019 वाला। इसके ऊपर आपने सुना ही होगा, बहुत सारा विरोध हुआ, जगह जगह सड़कें जाम हुई, बहुत सारी चीजें हुई, इसको भी नोट कर लेना। एक महामारी रोग अधिनियम था, ये 1897 का ही चल रहा है, ये ब्रिटिश सरकार बना के गई थी। अभी कोरोना आया इंडिया में, चीन से फैला दुनिया में 2020 में, और फिर 21 में भी थोड़ा बहुत फैला। तो जो कोरोना के तहत जो कार्रवाई सरकार कर रही ना, पुलिस जो कार्रवाई कर रही गई, वहां में जाए लिख देते हैं महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है, महामारी, अगर कोई बीमारी फैल रही तो उसको क्या बोलते हैं, बड़े स्तर पर फैल गई, बहुत सारे लोग मर गए और उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा, महामारी बोल देते हैं, एपिडेमिक इंग्लिश में बोलते हैं ऐसी बीमारी को, एपिडेमिक डिजीज। आगे बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट वर्ष 2000 में आया। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। सूचना प्रौद्योगिकी समझ रहे, नहीं समझ रहे होंगे, जैसे तुम्हारे पैसा दूसरे ने निकालने का नंबर हैक करके, ठीक है, तुम्हारी आईडी पासवर्ड बहुत सारी चीज हैक कर दें बैंक डिटेल्स हैक कर दें, साइबर अपराध बोलते हैं इसको, है ना, कंप्यूटर की दुनिया में साइबर अपराध। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कानून बनाया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आया था ये। ठीक है, सन 2000 में। आगे बात करते हैं जीएसटी, तो आपने पढ़ाई होगा, अब तक पेपरों में आ रहा है। अगर विधेयक आ जाए तो 122वां विधेयक था जब ये संसद में रखा गया। कौन सा विधेयक था, 122वां विधेयक, और संशोधन था 101वां। जीएसटी कौन सा संशोधन था, 101वां था, और कब लागू हुआ, ये 2017 में, 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ जीएसटी। कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो ग्राहक होते हैं, जैसे हम ग्राहक हैं, हम सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो बहुत सारे सामान खरीद के आते हैं, तो हमारी तो सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलत सामान दे देते हैं और पैसा पूरा ले लेते हैं, बाकी जांच कौन करेगा, नुकसान ग्राहकों का हो जाता है, दुकानदार हाथ खड़े कर देता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक कानून बनाया ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए, कस्टमर की सुरक्षा के लिए 2019 में। हालांकि जो पहले बन चुका था, इसमें कुछ बदलाव किए हैं 2019 में। आई थिंक जो 1986 में बन चुका था, एक वर्ष लिख लेना, शुरू में 1986 में उपभोक्ता कानून बना दिया था, फिर इसमें बदलाव 2019 में किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण कानून, इनको रट लेना। कोई शक समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, कोई छूट गया हो तो उसे भी बता देना, उसे दोबारा पढ़ा देंगे। तो इंपॉर्टेंट अधिनियमों को इसमें कवर कर दिया है, एक ही क्लास में, पूरा रामबाण क्लास थी, पूरा निचोड़ मैंने इसमें लिया। सारे प्रश्न जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं छाप लेना और लिख लेना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहिए।